सभी को नमस्कार। एक बार मैं चार्ट पढ़ लेता हूँ। सिंह जी, सुप्रभात। लक्ष्मी जी, अर्चना जी, देवव्रत जी, सुरभि जी, शिवम जी, सभी को प्रणाम। कल हम एमसीक्यूज कर रहे थे और 12 प्रश्न जो है हमारे हो चुके थे। तो आज हम उसके आगे करेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, मेरी आवाज ठीक आ रही है। शिवम जी, सुरभि जी, देवव्रत जी, अर्चना जी, लक्ष्मी जी, सिंह जी, सभी को सुप्रभात। सभी एक बार कमेंट कर दीजिए। रजनीश जी, सभी एक बार कमेंट कीजिए, आवाज ठीक आ रही है। तो हमारा कल जो है कल 12 प्रश्न हो गए थे हमारे, और आखिरी प्रश्न यही था रामचंद्र शुक्ल का, जो कि बहुत से जो स्टूडेंट ने गलत किया था। मैंने आपको बार बार ट्रिक के साथ याद करवाया था कैसे याद करना है। शिव सिंह सरोज को क्या कहा था शुक्ल जी ने, मॉडर्न वर्नाकुलर टीचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को क्या कहा था। एक आवाज फंस रही है मेरी। अभी आवाज ठीक है? हाँ, डबल वॉइस आ रही थी, मैंने ऑफ कर दिया उसे, अभी नहीं आएगी। अभी एक बार देखिए, आवाज ठीक है? आपको आवाज आ रही है मेरी? अब ठीक है। तो हमने कल ये पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया था। तो देखिए अभी, तो ये प्रश्न जो बहुत से स्टूडेंट ने जो गलत किया है। मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था कि इस प्रकार इसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा था कि जो नाम छोटा है उसके साथ छोटा उन्होंने जो है प्रयोग किया, विशेषण प्रयोग किया। जैसे शिव सिंह सरोज सबसे छोटा नाम है, शिव सिंह सरोज, दो ही शब्दों का है। तो उसमें आपको कवि वृत्त संग्रह ये कहा गया था, और जिसका नाम बड़ा था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कितना बड़ा नाम है देखिए आप, इसमें 6 अक्षर शब्द है। तो इसका बड़ा कवि वृत्त संग्रह, इसे ऐसे याद करने के लिए कहा था। और मिश्र बंधु 3 थे, इसलिए प्रकांड विद्वान थे। 3 अगर व्यक्ति 3 मस्तिष्क एक जगह मिल जाए तो प्रकांड ही होगा ना, और क्या होगा, प्रकांड बड़ा भारी होगा। तो मिश्र बंधु विनोद जब आएगा, आपको प्रकांड कविवृत्त संग्रह लगाना है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी, इतना बड़ा नाम है तो इसके साथ क्या है, बड़ा कविवृत्त संग्रह। और शिव सिंह सरोज जो कि छोटा नाम है, इसलिए छोटे नाम के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा, कविवृत्त संग्रह। इतना आसान है, आप याद नहीं कर पा रहे, कल ही इसको आपने गलत किया था। तो इसका आंसर था डी। सारे के सारे सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, और सी भी सही, यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही थे। प्रणाम प्रणाम सिंह जी, सुरभि जी, रेखा जी, निशा जी, रजनीश जी, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। कल के वीडियो में कोई लाइक्स नहीं आए, बहुत कम लाइक आए, लेकिन मैंने कल रात को मैंने जो कमेंट पढ़े, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। एक बार मैं
कल की क्लास के कमेंट पढ़ लेता हूँ। कल आपने सभी ने अच्छे कमेंट किए थे कल की क्लास में। कल की 2-3 कमेंट मुझे बहुत पसंद आए, मैंने लाइक भी किया है आपके कमेंट को। जैसे मी एंड सी नाम के जो यूजर है, इनका नाम तो इन्होंने लिखा नहीं है, तो इन्होंने कमेंट किया था, सर आपको किसी भी टॉपिक का गहन गहरा ज्ञान है, अच्छा पढ़ाते हैं, गहराई तक ले जाते हैं, कभी भी आप ये क्लास बंद मत करना। क्लास तो बंद नहीं होगी, और आपका कमेंट देखकर जो है मेरे लिए यही है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जो एक विद्यार्थी और शिक्षक का जो रिश्ता होता है, या फिर जो पढ़ने पढ़ाने का जो सुख है, उस सुख के सामने दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी मूल्यवान मूल्यवान चीज, हीरा मोती सोना पैसा, ये कुछ भी नहीं है, मूल्यवान नहीं है। पैसा हम कमा सकते हैं, पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम सम्मान नहीं खरीद सकते, पैसे से हम प्रेम नहीं खरीद सकते। तो ये जो बातें हैं, सम्मान प्रेम, ये जो आपने मुझे दिया है, जबकि मैं इसके लायक हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका स्नेह है, आपका प्यार है कि आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट को लाइक्स भी करता हूँ, और वहां पर रिप्लाई इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास में आपको रिप्लाई दूँ, लाइव आकर, ना कि टाइप कर कर। तो इसलिए मैं हर हर समय जो आपके कमेंट जो पिछली क्लास के हैं, वो उसके अगली क्लास में उसके कमेंट आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अलीशा जी ने कमेंट किया था, क्लास अच्छी थी। स्नेहा जी ने कमेंट किया था, निशा जी ने कमेंट किया था, देवरज जी, लक्ष्मी जी, ये जो रेगुलर स्टूडेंट है जो हमेशा ही कमेंट करते हैं, सीमा जी, जसवंत सिंह सर, और फिर नीतू जी, फिर कुछ लोगों का यूजर नेम जैसे राही अली, इन्होंने कमेंट किया है। जो सारे कमेंट्स है मैं एक बार सबके पढ़ लेता हूँ, दूसरी क्लास जब हमारी लाइव क्लास होती है तो उनका रिप्लाई भी करता हूँ। स्नेहा जी, ये तो आपकी तो ये आपने कहा जो, ये तो आप अपने इतने सालों तक आप पढ़ रहे हैं, और ये आपका ही ये आशीर्वाद है सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का, कि हम अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, आपको कुछ चीजें जो है समझ आ रही है। तो क्लास में इस हम जितनी भी क्लास लेंगे उसमें से अगर एक भी प्रश्न परीक्षा में आ गया तो मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है। एक भी प्रश्न आपका सही हो गया परीक्षा में तो उससे बड़ा मुझे कोई भी दक्षिणा नहीं है, गुरु दक्षिणा इससे बड़ी कोई नहीं है कि आपका प्रश्न सही हो जाए परीक्षा में। मुझे मुझे पैसों की लालसा नहीं है, मुझे कमेंट्स की या फिर लाइक्स की भी लालसा नहीं है। मुझे लालसा किसकी है कि परीक्षा में आपका एक तो कम से कम एक तो प्रश्न सही हो जाए जो जिसे आपने मेरी क्लास में पढ़ा हो। हर विद्यार्थी का कम से कम एक प्रश्न भी सही हो जाए और परीक्षा के बाद आप कहे कि मैंने क्लास में पढ़ा था और वो प्रश्न सही हो गया, इससे बड़ा जो है कुछ नहीं है। इससे बड़ा मूल्यवान या इससे बड़ी मूल्यवान चीज जो है कुछ भी नहीं है कि आपकी परीक्षा में आपको जो है कुछ फायदा मिले इस पेपर से। तो हम आगे बढ़ते आगे प्रश्न बढ़ते, प्रश्न 13 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि क्या क्या लिखा है, आपको सही को जो है चयन करना है इसमें से। तो किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाजन नहीं कहला सकता। याद कीजिए ये पीपीटी में था या नहीं ये। और दूसरा कथन है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। तीसरा कथन है, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। और चौथा कथन है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। तो क्या ये चारों कथन शुक्ल जी ने अपनी किताब में लिखे हिंदी साहित्य के इतिहास में, या फिर इसमें से एक आध जो कथन है उन्होंने नहीं लिखा? आपको नीचे जो कूट दिया गया है उसमें से आपको लगाना है ABCD में कौन सा सही है। एक उत्तर आया है B।
सभी का उत्तर आ रहा है बी। 12, अभी 13, प्रश्न 13 का उत्तर दीजिए। 13 का उत्तर देते समय आप साथ में नंबर लिखे किस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि लाइव थोड़ा लेट चलता है, तो मैं अगले प्रश्न पर होता हूँ आप तक आने तक जो है, आप 12 प्रश्न पर होते तब मैं 13 प्रश्न पर होता हूँ, क्योंकि एक मिनट का जो डिले होता है लाइव में। तो इसलिए आप जो उत्तर दे तो नंबर डाले कि किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जिससे मुझे पता चले कि आपका प्रश्न का उत्तर सही है या गलत। तो 13 का उत्तर आ रहा है बी। 13 का उत्तर आ रहा है बी। तेरह का उत्तर एक आया है डी, कुछ लोगों का आया है बी। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बी। बी उत्तर सही है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर गलती है। ये पहला जो कथन है, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाजन या फिर विभाग नहीं कहलाता। तो ये सही है। ये शुक्ल जी का एक कथन है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी हमने पढ़ा था पीपीटी में। ये भी सही है। और वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। ये भी सही है। और रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज, यहाँ पर ये जो है इसलिए है, इसमें आपको दिखाता हूं मैं गलती कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक कथन यहाँ पर है, किसी भी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्वोत्तर नामकरण देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विवाद नहीं कहला सकता। तो यहाँ पर ये हो गया एक कथन। और दूसरा कथन क्या है? तो यहाँ पर ये जो गलतियां, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद, वहां पर शिव सिंह सरोज लिखा है, गलती यहाँ पर है। सिर्फ इतना ही गलत है, किताब का नाम गलत है। कथन पूरा सही था, लेकिन किताब का नाम उन्होंने चेंज कर दिया प्रश्न में, तो ये गलती है। और ये वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। तो ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। ये 9 नंबर की पीपीटी है, पेज नंबर 9 है इसका। आपके पास का पीडीएफ भी होगा, आप देख लेना वहां पर भी। तो यहाँ पर ये कथन है सारे। तो सही हो गया ना। तो 1, 2 और 4 सही है। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण उन्होंने प्राय कहाँ से लिए है? मिश्र बंधु विनोद से लिए। कवियों के विवरण जो है रीतिकाल के लिए मिश्र बंधु विनोद से लिए है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया है। इनमें से कौन से ग्रंथ का नाम उन्होंने दिया है? मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कुमुदी, हिंदी काव्यधारा, ब्रज माधुरी सार। इसमें से कौन से ग्रंथ थे जिनका सहयोग लिया है मिश्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए?
14 का सी, सी है, सी। अब इसमें जो है, हिंदी काव्य धारा का कहाँ उन्होंने उल्लेख किया है? नहीं किया। उन्हें ब्रज माधुरी सार का लिया था, फिर कविता कौमुदी का लिया था, और उसके बाद मिश्र बंधु विनोद, और हिंदी गोविंद रत्नमाला। ये जो आपने ये 5 जो है हिंदी काव्य धारा, इसका नहीं किया था, इसका उल्लेख नहीं, हिंदी काव्य धारा नहीं है, इसलिए 14 का सी है। आपको ये देखिए, पोल दे, उसमें जो ऑप्शन है उस पर ध्यान दीजिए, और फिर प्रश्न में जो भी ऑप्शन है उसको भी ध्यान दीजिए। आपका सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको 5वां देखना चाहिए कि हिंदी काव्य धारा का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने अपनी भूमिका में कहीं किया है कि किया है क्या, कि इस सामग्री का हमने प्रयोग किया है हिंदी काव्य धारा का? नहीं किया। एक बार सभी लोग, अभी 22 जो है लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कीजिए आज की क्लास को थोड़ा। देखिए आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। मैंने आपको कहा था काटना सीखना होगा, आपको परीक्षा देनी है, आपको नेशनल लेवल की परीक्षा देनी है, तो आपको कुछ अलग करना होगा। आपके बहुत से गलत होने वाले प्रश्न जो है सही हो सकते हैं, जबकि आपको प्रश्न आता भी ना हो, उत्तर आता भी ना हो, तब भी आपके सही हो सकते हैं। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, थोड़ा स्थिर रखना है दिमाग को। इतना आप अगर आप समझ जाते हिंदी काव्य धारा का उल्लेख ही नहीं किया तो कैसे आ सकता है, तो डी कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या? सी बचा, क्योंकि मिश्र बंधु विनोद तो लिया है, आपको पता है। उसके बाद हिंदी गोविंद रत्नमाला लिया है, आपको पता है। फिर कविता कौमुदी लिया है, आपको पता है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का लिया है, आपको पता है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या था? यही था, सी। तो अगर आप इतना भी देख लेते कि हिंदी काव्य धारा का उल्लेख ही नहीं है उनके इसमें, तो आपका सही हो जाता। तो अब 15 पर आते हैं। असंगत युग्म को अलग कीजिए। इसमें असंगत क्या है? भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास ने लिखा है क्या? नहीं। या फिर अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडवन ग्रिप्स ने लिखा है क्या? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर F.E.K ने लिखा है? या फिर हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी? इसमें से कौन सा ऐसा लेखक है जिसने यहाँ उसके सामने वाले ग्रंथ की रचना नहीं की? एक असंगत है। बहुत से लोग असंगत को संगत पढ़ लेते, संगत को असंगत पढ़ लेते परीक्षा में, हड़बड़ी में, घबराहट में। आपको शांत होकर प्रश्न को पढ़ना होता है। असंगत या फिर नहीं पूछ रहा है, फिर या फिर सही पूछ रहा है, या नहीं पूछ रहा है, असंगत पूछ रहा है या संगत पूछ रहा है। इसमें बहुत से लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है और प्रश्न आते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं, और फिर परीक्षा के बाद जब घर आते हैं कहते कि मुझे तो इसका आंसर आता था लेकिन मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। अभी कभी भी प्रश्न पढ़ने का एक तरीका होता है। प्रश्न को जब आप पढ़ते हो तब आप जो है उसके जो कीवर्ड्स है उसको दिमाग में ले लो, क्योंकि कंप्यूटर होने के कारण आप वहां पर तो सर्कल नहीं कर सकते। लेकिन ये एक सर्कल जैसे मैंने यहाँ पर असंगत हो गया, वैसे आपको अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में इसको सर्कल करना है। असंगत इतना ही पढ़ना है। इस प्रश्न में क्या है, इतना ही पढ़ना है। आपका प्रश्न इतना ही है, असंगत क्या है, असंगत ही पढ़ना है। ये बाकी का छोड़ दीजिए, लंबा लंबा प्रश्न आप पढ़ लेते हो और उसको भूल जाते हैं क्या है प्रश्न। सिर्फ की पॉइंट उठाना है आपको, क्या है, असंगत पूछ रहा है। बाकी का कुछ काम का नहीं है, आगे ये कुछ काम का नहीं है। इसको काटो, इसको फोकस करो, कीवर्ड्स को उठाना सीखो परीक्षा में आप। अभी 15 का सभी जो है, मधु जी, रेखा जी, सीमा जी, स्नेहा जी, सुरभि जी, सिंह जी और रजनीश जी, रंजीत जी, जो सभी है, सभी लोग जो है सही उत्तर दे रहे हैं। भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास का
नहीं है, ये जो है श्याम सुंदर दास का नहीं है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडवन ग्रिप्स का ही है। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का ही है। और हिंदी साहित्य विमर्श आपको पता है पद्मलाल पूनालाल बख्शी। तो आपको एक बार मैं यहाँ पर चार्ट पर ले जाता हूँ जहाँ पर हमने ये पढ़ा था। ये देखिए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 एडवन ग्रिप्स का है। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 का FEK का है। और बाकी यहाँ पर कुछ थी। हम्म भाषा काव्य संग्रह किसका है? यहाँ पर देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा, यहाँ पर है, हमने पढ़ा भी था। हाँ यहाँ पर है, तीसरा ही है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये पहली हिंदी हिंदी में लिखी गई पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी का, महेश दत्त शुक्ल का, 1873। जो कि अभी यहाँ देखिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ भाषा काव्य संग्रह ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। ये लोग अक्सर भूल जाते हैं। भाषा काव्य संग्रह एक प्रथम इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में लिखा गया था, क्योंकि इससे पहले जो लिखा गया है जैसे कि ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था, गारसदतासी का। और हिंदी में सबसे पहले किसने लिखा? महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। तो ये आपको याद करना है। आगे बढ़ते हम 16 प्रश्न पर। निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम क्या है? तो हमें क्या पूछ रहा है? सही क्रम। यहाँ पर भी कीवर्ड क्या है हमारा? सही क्रम। इतना ही प्रश्न है, बाकी प्रश्न है ही नहीं। आपको ऐसा फोकस करना है परीक्षा में, सिर्फ कीवर्ड को उठाना है। तो इसमें देखिए कौन सी रचना पहले आएगी? हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें कौन सी रचना पहले आएगी? सभी एक बार कमेंट कीजिए 16 का। 16 का उत्तर क्या है? 16 का उत्तर दीजिए, कौन सी रचना पहले है? देखिए ध्यान दीजिए। आपको पहली रचना याद नहीं है तो आप सबसे आधुनिक रचना याद याद तो होगी आपको कि पहली भले याद ना हो, अंतिम कौन सी है, आधुनिक कौन सी है, पुरानी कौन सी है, इसके बाद कौन सी आई। 16 का उत्तर नहीं आ रहा कमेंट में मुझे। 16 का एक उत्तर आया है नीतू जी का। 16 का उत्तर दीजिए जल्दी।
सभी का उत्तर जो है गलत आ रहा है। सभी का उत्तर गलत है। सभी का, एक का भी सही नहीं है। आपको कितनी बार बताया था, मैंने कहा था तब भी कि श्याम सुंदर दास इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास की है, 1930 की रचना है ये, 1930 की है। ये श्याम सुंदर दास की है। ये कौन सी, ये है 1940 की। भूमिका, विकास और आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एचपीडी। और इसके बाद हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत विश्वनाथ। मैंने आपको कहा था अतीत विश्वनाथ। अतीत से मैंने याद करवाया था आदि, आदिदेव, भगवान शिव। तो भगवान शिव को क्या कहा जाता है, विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कब की है ये रचना, 1960, 1960 विश्वनाथ की। और वैज्ञानिक से हमने याद किया था गणपति को, ज्ञान के देवता गणपति, वैज्ञानिक, 1965। किसकी है, गणपति की। भूमिका पहले नहीं है, आपने भूमिका को पहले रखा। लेकिन श्याम सुंदर दास की अगर आप याद कर लेते हिंदी भाषा में साहित्य, तो आपका सही हो जाता। एक बार देखिए, हिंदी भाषा में साहित्य श्याम सुंदर दास 1930। श्याम सुंदर दास जी ने, याद कीजिए उनकी कहानी। 9वीं कक्षा में उन्होंने नागरिक प्रचार सभा शुरू करने की जो उनके मन में विचार आया था, और उन्हें भाषा एवं साहित्य की सेवा की है। हिंदी भाषा एवं साहित्य की सेवा किसने की है, श्याम सुंदर दास ने। उन्होंने नागरिक प्रचार सभा की शुरुआत की। उसी के अंतर्गत का हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी का है, वो उसी नागरिक प्रचार सभा के अंदर ही प्रकाशित हुआ था। हमारा हिंदी का व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का, फिर नागरिक प्रचार सभा का शब्दकोश, और उसके बाद बहुत से विद्वान और बहुत सी जो किताबें, और 10 साल तक ये किताबें खोजते रहे। इसी नागर प्रचार सभा के अंतर्गत ही काम हो रहा था तब। तो इसके हेड कौन थे, मुखिया कौन थे, श्याम सुंदर दास। उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा एवं साहित्य का क्या किया है, हिंदी भाषा एवं साहित्य किसने किसने सशक्त किया, हिंदी भाषा को और साहित्य को, श्याम सुंदर दास ने। कब किया, 1930 में। ऐसे याद कर लीजिए इस ग्रंथ को, हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास 1930। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, हिंदी साहित्य की भूमिका हमने पढ़ा, याद किया था। भूमिका, विकास और आदिकाल। भूमिका 40, विकास 52, फिर आदिकाल 52, 40, 52, 52 हमने याद किया था। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। फिर हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत विश्वनाथ। अतीत का किसके साथ जोड़ा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1960। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक को हमने गणपति से, ज्ञान के देवता गणपति, विज्ञान में ज्ञान, और ज्ञान से हमने याद किया था गणपति, गणपति। और 1965 जो ये आधुनिक है थोड़ी। अब विज्ञान शब्द से भी याद कर सकते हैं, वैज्ञानिक है, विज्ञान थोड़ा आधुनिक हो सकता है, ये थोड़ा भाषा में साहित्य थोड़ा प्राचीन हो सकता है। तो वैसे भी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 की इस यहाँ तक बहुत सी रचनाएं हो चुकी है, तो ये थोड़ी आधुनिक ही है ये, वैसे भी ये रचना। तो आपको याद भी ना हो तो थोड़ा वैज्ञानिक को हमेशा थोड़ा आगे रखिए, क्योंकि वो 1965 की रचना है। उसके थोड़ा पीछे कुछ जो आपको याद हो उसे पीछे रखिए। कम से कम आपको 2-3 रचनाएं तो आपको याद हो जाए, तो आप जोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा आगे रख दूं मैं, इसको थोड़ा पीछे रख दूं, ऐसे करके आप उत्तर निकाल सकते हैं, भले आपको सारी रचनाएं ना आती हो। लेकिन आपको ये सारी जो है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ये जो चारों है ना, हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास की 1930 की, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 की,
और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ की 1960 की, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 की गणपति चंद्र गुप्त की। ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना है, रट्टा मार लेना है इसको। कुछ बातों का रट्टा मारना ही पड़ता है, जैसे कि ये नंबर्स, इससे हम पीछा छुड़ा नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रट्टा ही है, इसको रट्टा ही मारना पड़ता है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं जो समझ जाने की बात हो, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, इसको सिर्फ याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। यह विचार किसका है? ये कथन आधा काट कर दिया गया है, हमने ये पूरा कथन पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। ये कथन हमने पढ़ा है, पीपीटी में ये कथन था। मैंने आपको स्टोरी बताई थी गणेश भगवान की, गणेश भगवान की एक स्टोरी बताई थी। द्विवेदी जी को कौन बुलाता है? ये शुक्ल जी के साथ कथन था मिलकर। शुक्ल जी और द्विवेदी जी को एक दिन कौन बुलाता है? कहानी बताई थी मैंने आपको। कौन बुलाता है? शर्मा जी बुलाते हैं या फिर नामवर सिंह, नगेंद्र या फिर गणपति चंद्रगुप्त? कौन बुलाता है एक दिन? शुक्ल जी को और हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक बार बुलाते हैं, दोनों दोनों को, और क्या कहते हैं? हाँ, सभी के सही आ रहे हैं, गणपति चंद्रगुप्त। हमने स्टोरी के साथ याद किया था। एक बार गणेश भगवान ज्ञान के देवता शुक्ल जी को और हजारी प्रसाद द्विवेदी को बुलाते हैं, और शुक्ल जी को गणपति गणपति कहते हैं, भगवान गणपति की आपकी जो भी स्थापनाएं थी उनका तर्क प्रमाण के साथ जो खंडन किसने किया? आचार्य द्विवेदी ने किया। ऐसा किसने कहा था? गणपति चंद्रगुप्त ने। तो हमने स्टोरी के साथ याद किया था। एक बार गणेश भगवान जो है दोनों को बुलाते हैं, शुक्ल जी को और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, और कहते हैं शुक्ल जी को कि आपकी जो है जो भी स्थापनाएं थी उनका खंडन कौन किया? उन्होंने एकदम प्रमाण के साथ खंडन किया, ऐसे ही नहीं, उसमें प्रूफ दिए कि इस कारण से, इस ग्रंथ का उल्लेख देकर ऐसे जो है खंडन किया। किसने? द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये आपको मैं कथन भी दिखा देता हूँ कहाँ पर था एक बार। ये कथन यहीं पर था। हाँ, यहाँ पर एक कथन देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। मैंने तब भी कहा था यहाँ पर कट करके कि आधा कथन भी पूछ सकता है यहाँ से, और वो प्रश्न आया भी, देखिए आधा कथन, ये आधा कथन यहाँ से, ये पूरा कथन यहाँ से वस्तुतः से शुरू होता है। और ये भी कल आपने गलत किया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रयुक्त ग्रियर्सन है। ये कथन नलिन विलोचन शर्मा का है, सबका नहीं है। सिर्फ इन भाई साहब ने जो है अपनी अलग से स्थापना दी है। इन्होंने शुक्ल जी को नहीं माना, उन्होंने ग्रियर्सन को माना है। तो ये प्रश्न भी आपने कल गलत किया था। और ये दूसरा कथन था उनका, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक जो गार्सा दत्ता से, ये नलिन विलोचन शर्मा भी मानते हैं और बाकी सारे हिंदी साहित्य में भी यही माना जाता है। तो ये दो कथन थे। तो आपके जो जो है बहुत से प्रश्न जो गलत हो रहे हैं, और प्रश्न जब गलत होते हैं तो एक दो जो लोग हैं ना वो भाग जाते हैं। प्रश्न गलत होना सबसे अच्छी बात क्या होती है? प्रश्न गलत होना, क्योंकि जब गलत होता है तो आप नई चीजें सीखते हैं। लेकिन आपके अगर गलत नहीं हो रहे तो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन आपके जब जितने गलत होंगे
उतना तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आपके प्रश्न गलत होते हैं तो इससे आपको घबराना ही नहीं है, इससे आपको खुश होना है उल्टा, कि आज मुझे ये पता चल गया कि निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे। तो ये कथन गणपति चंद्रगुप्त का था। जैसे आपने ये गलत किया था, हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 का है, ये आपको पता नहीं था, आपने गलत किया। तो हिंदी साहित्य की उम्र का 40वीं था, और हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में था, और वैज्ञानिक इतिहास जो है 1965 में था। गणपति का विज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से गणपति, ज्ञान के देवता गणपति, आपने याद किया था सभी ने। तो गलत होना सबसे अच्छी बात होती है। लोग गलत होने पर घबरा जाते हैं, लेकिन गलत होने पर आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप नया सीख रहे हैं। और जिनका गलत नहीं हो रहा वो भी खुश रहे, क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है। तो फायदा दोनों का ही है, आपका सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है। गलत होने पर भी आपको जो दृष्टिकोण बदलना है। जब तक आप दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, क्योंकि साहित्य में, आप साहित्य के विद्यार्थी हो, साहित्य के विद्यार्थियों का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत से लोग लिखते भी होंगे, लिखते पढ़ते होंगे, कविताएं लिखते होंगे, कहानियां लिखते होंगे, तो आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। और जब भी आप आगे चलकर कभी पढ़ाएंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर भी आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। जब आपका विद्यार्थी गलती करे तो आपको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपकी गलती हुई लेकिन आपने आज सीखा। तो आपको नेगेटिव वे में कभी नहीं ले जाना, आपके विद्यार्थी को भी और खुद को भी। हमेशा पॉजिटिव रहना है, जब आप पढ़ रहे हो या फिर पढ़ा रहे हो, या आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में केवल मैं आपको नेट की पढ़ाई ही नहीं, आपके आगे वाले जीवन के लिए भी मैं कुछ बातें बताऊंगा महत्वपूर्ण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, आपको गलत होना भी आपके लिए अच्छा है, ये दृष्टिकोण आपको रखना है। आपके आने वाले छात्रों को भी ये दृष्टिकोण आपको बताना होगा कि प्रश्न गलत होना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप सीख रहे हो। ये दृष्टिकोण आपको हमेशा जो है प्रयोग करना है। तो अभी हमने ये जो कथन कहा था वही कथन आ गया है। हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रयुक्त ग्रियर्सन है। 18। इसका उत्तर दीजिए, हमने अभी पढ़ा है। 18 का आ गया है, मधु जी का आ गया है, सृष्टि जी का आ गया है, सभी का आ रहा है, सही है। नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो आगे बढ़ते, ये तो आपकी उत्तर माला है, इसे में ऐड कर दी है। तो 12 का प्रश्न का वो नोट है। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हम जो है दूसरे टॉपिक का दूसरा सब पॉइंट शुरू कर रहे हैं, आदिकाल। हमने अभी तक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पद्धति पढ़ा, अभी हम आदिकाल में शुरू हो चुके हैं। हम इतिहास ग्रंथ को शुरू कर चुके हैं, आदिकाल को। तो आदिकाल में जो रामचंद्र शुक्ल जी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से जो प्रमुख कथन है, उनकी प्रमुख बात है, क्योंकि घुमा फिरा कर जो है शुक्ल जी पर ही पूछा जाता है, और शुक्ल जी जो है बेस है हिंदी साहित्य का और हिंदी साहित्य इतिहास का। तो आपको सबसे पहले शुक्ल जी को तैयार करना है। अगर आप शुक्ल जी को तैयार कर लिए, उसके बाद आप बच्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, उसके बाद आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की तरफ बढ़ सकते हैं, उसके बाद नए जो भी इतिहासकार है उनकी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बेस पहले ठीक करना होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट और धीरे धीरे चल रहे हैं। ये क्लास उनके लिए है जो धीरे धीरे चलने वाले हैं, उनको बेसिक जो है सबसे पहले बेसिक हमारा तैयार होगा, तो बाकी जैसे घर में जो, जैसे हम जब हम घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले हमारा जो ढांचा है उसको मजबूत करते हैं। जो फाउंडेशन होती है हमारे घर की नींव, हम पहले नींव को मजबूत करते हैं। अगर हमारा नींव मजबूत है तो हम उस पर कितनी ही बड़ी 10 मंजिला, 20 मंजिला, 30 मंजिला इमारत बांध सकते हैं। तो अभी हम जो हमारा बेस जो है, नींव जो है, उसको हम सही करेंगे, मजबूत करेंगे। तो शुक्ल जी से हम कथन लेंगे। सबसे पहले, आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और दूसरी कौन सी, देश भाषा बोलचाल की।
तो आदिकाल में हमें दो प्रकार की रचना मिलती है, एक तो है अपभ्रंश और दूसरी है देशभाषा। देशभाषा यानी बोलचाल की। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश साहित्यिक भाषा, उस समय की साहित्यिक भाषा, पढ़े लिखे लोगों की भाषा, वो है अपभ्रंश। लेकिन आज भी वर्तमान समय में भी देखे या फिर इससे पहले जितने भी काल हुए, आदिकाल से रीतिकाल तक या फिर आधुनिक काल में देखिए, एक भाषा होती है हमारी बोलचाल की भाषा, एक भाषा होती है हमारी कामकाज की भाषा। जैसे हिंदी में भी आज भी आप देखेंगे कि खड़ी बोली वो मानक है हिंदी की, हम उसे कहाँ पर प्रयोग करते हैं? परीक्षा में प्रयोग करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में और कहीं भी ऑफिस में। हिंदी कौन सी बोलते हैं? हम खड़ी बोली बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप में से बहुत से लोग जो यूपी से है, बिहार से है, राजस्थान से, क्या आप घर में खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं? नहीं। किसी की भोजपुरी होगी, कोई ब्रज बोलता होगा, कोई अवधी बोलता होगा, कोई मारवाड़ी बोलता होगा, तो ये आपकी बोली भाषा। तो तब भी उस समय में भी एक भाषा बोलचाल की होती है, एक भाषा होती है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा कभी भी बोलचाल में नहीं आती और बोलचाल की भाषा साहित्य में नहीं जाती। भले ही जब आंचलिक उपन्यास लिखे जाते हैं, जैसे रेणु ने लिखे, उसमें भले बोलचाल की भाषा है, लेकिन एक साहित्यकार एक साहित्यिक भाषा एक स्तर रखता है ऊपर। जो किताबी भाषा होती है वो एक स्तर रखता ही है। तो ये द्वंद्व हमेशा चलता रहता है, आदिकाल से लेकर आज तक। आज भी हम जब परीक्षा में लिखते हैं, जिस प्रकार की भाषा हम परीक्षा में लिखते हैं, क्या उसी प्रकार की भाषा में हम घर में हम अपने माता पिता से बात करते हैं? नहीं। अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोसियों से नहीं करते। हमारे घर की भाषा अलग है, वो हमारी बोलचाल की भाषा है, वो होती है देश की भाषा। तो आदिकाल में भी हमें इस दो प्रकार की रचनाएं मिलती, एक तो अपभ्रंश की और दूसरी थी देश भाषा, बोलचाल की। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया। तो ये इसी इन दो को आधार बनाकर जो शुक्ल जी ने विभाजन कर दिया। एक देखा उन्होंने अपभ्रंश भाषा में किसने लिखा और देश की बोलचाल की भाषा में कितनी किताबें हैं। इन दो किताबों को अलग अलग कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया है। तो उन्होंने अपभ्रंश में जो मूल रूप से हमें इतने ही पढ़ने हैं, इतना ही है, 12 ग्रंथ। इसी पर जो है उन्होंने आदिकाल को पूरा समेटा है इन 12 ग्रंथों के आधार पर। एक तो एक कारण यह है कि आदिकाल इतना पुराना था, हजारों साल पहले, तो वहां की किताबें मिलना भी मुश्किल था। तो उन्हें जितने भी किताबें मिली, जो उसमें से उन्होंने 12 सेलेक्ट कर ली जब वो लिख रहे थे, तो 12 सेलेक्ट करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया। एक है अपभ्रंश काव्य और दूसरा है देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काव्य में क्या किया, विजय, विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, दो तो के है यहाँ पर, दोनों भी एक ही जगह पर है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश में। और देश भाषा काव्य में क्या है, कुमार रासो, कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका और परमाल रासो और खुसरो की पहलिया और विद्यापति की पदावली। तो इसे याद कैसे करेंगे? अपभ्रंश में क्या है, 4 है। अपभ्रंश में क्या है, 4 है। और बाकी सारी जो है देश भाषा काव्य में है। ये बाकी जो 8 है यहाँ पर, 8 जो है देश भाषा में है। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है कि देखिए, देश देश बड़ा है या फिर अपभ्रंश यानी कि जो साहित्यिक भाषा में लिखने वाले लेखक ज्यादा है, देश में लेखक कम है और जनता ज्यादा है, देश ज्यादा है। देश में आज हम देखेंगे कि 130 करोड़ की जनता है हमारे भारत की, तो देश बड़ा होता है हमेशा। तो जहां पर देश आएगा उसकी रचना का
संख्या भी बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगी। और जहां पर अपभ्रंश आएगा, अपभ्रंश काव्य साहित्यिक भाषा जो कि बोलचाल की भाषा थी नहीं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कम आ जाएगा, तो उसके 4 हो जाएंगे। तो किसके 4 है किसके 8 है कंफ्यूजन हो जाता है परीक्षा में, याद भले हो जाए लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, कहानी के द्वारा याद करते हैं, क्योंकि कहानी हम बोलते हैं। इंसान क्या है कि कहानी नहीं बोलता, कहानी गाने, क्योंकि आपके दिमाग में भी देखिए, आप रात को सोते हैं तो आपके दिमाग में गाने आते हैं, रील्स के गाने आते हैं, है ना, नए नए जो ट्रेंडिंग में गाने आ रहे हैं, हनी सिंह के गाने आ रहे हैं, या फिर कोई पॉप कल्चर के गाने आ रहे हैं, तो वो आपको याद रहते हैं, कहानियां याद रहती है, बचपन में कहानी सुनी थी वो याद रहती है। तो ह्यूमन ब्रेन कैसा है, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, उसे एक तो उसे फोटो याद रहती है, फोटो मेमोरी, दूसरी उसे बात क्या रहती है, गाने, गीत, संगीत, कविता, कहानियां, ये याद होती है। लेकिन उसको ऐसे जब हम गद्य में देते ऐसे परीक्षा के लिए, तो वो याद नहीं रहता उसे। तो हम क्या करते हैं, इस गद्य को, इतनी बोरिंग टॉपिक को हम क्या करते हैं, कहानी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमें याद हो जाए। जैसे हमने याद किया कि देश बड़ा है, देश में 130 करोड़ की जनता है, तो जहां पर देश भाषा काव्य आएगा वहां पर 8 संख्या है, और अपभ्रंश की 4, 8 की आधे 4। तो इसका क्या है, ट्रिक है, विजय हमारी की, इसका एक ट्रिक है, फेमस ट्रिक है, सभी को पता है। हमें सिर्फ एक ही याद करना है, क्योंकि एक याद किया हमने कि दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर विजय हमारी की इतना याद करना है, दोनों के एक ही जगह पर है। तो विजय हमारी की इसको याद करना है, और बाकी जो भी रचनाएं होंगी वो किस में आएगी, देश भाषा काव्य में आएगी। और देश बड़ा है इसलिए उसकी भी संख्या ज्यादा होगी। तो 8 किस में होगा, जिसमें देश होगा उसमें 8 होगा, क्योंकि संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या देश के साथ जुड़ेगी, देश बड़ा है हमारा, इसलिए देश भाषा काव्य 8, अपभ्रंश में 4। अपभ्रंश में 4 कौन सी है, विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और देश भाषा काव्य में क्या है, कुमार रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहलिया और विद्यापति की पदावली। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। रेखा जी कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डिंग क्लास भी देख सकती है, यूट्यूब पर एक क्लास फ्री में रहती है रिकॉर्डिंग भी, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रेखा जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। बाकी जितने भी लाइव है एक बार याद कीजिए, विजय हमारे की, अपभ्रंश काव्य में 4 है, देश बड़ा है, देश में 8 आएंगे। इसको कहानी के द्वारा आप याद करोगे तभी याद रहेगा, ऐसे रट्टा मारोगे तो याद नहीं रहेगा। परीक्षा में हम हड़बड़ा जाते हैं, परीक्षा में हम सब भूल जाते हैं, जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको कहानी के द्वारा ही याद करना पड़ता है, क्योंकि कहानी हम भूलते नहीं, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितने भी हम घबरा जाए तो कहानी याद रहती है हमें, कहानियां, फोटोज ये याद रह जाते हैं। तो हमें कहानी के द्वारा याद करना है। देश बड़ा होता है, देश में 8 आएंगे, अपभ्रंश काव्य में 4 आएंगे। अपभ्रंश काव्य के सिर्फ याद करने हैं, देश भाषा काव्य के याद नहीं करने आपको, सिर्फ अपभ्रंश का याद करने। विजय हमारी की इतना याद करना है, विजय हमारी की अपभ्रंश वाले है 4 है, छोटा अपभ्रंश छोटा है, देश बड़ा है 8 है। तो ये आपको अगर देश भाषा काव्य का इसमें से कौन सा है अगर पूछा जाए, जैसे खुसरो की पलिया पूछी जाए, अपभ्रंश काव्य या फिर देश भाषा काव्य, तो आपको सिर्फ अपभ्रंश की याद करने, विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता, ये 4 ही है। इसमें तो खुसरो का नाम नहीं आ रहा, तो क्या होगा, ये देश भाषा का ही होगा। तो ऐसे आपको लगाना है, ज्यादा लोड नहीं लेना आपको, ज्यादा दिमाग पर लोड भी नहीं लेना आपको, आराम से परीक्षा देनी है, ज्यादा रट्टा भी नहीं मारना आपको, आराम से पढ़ना है आपको। पढ़ने का अगर मन ना हो तो नहीं पढ़ना, पिक्चर देख के आना, उसके बाद पढ़ाई करना। सारा दिन पढ़ते रहोगे तो याद कुछ नहीं रहेगा। तो उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल रखा, क्योंकि उसमें रासो काव्य था। रासो काव्य किसमें आता है, रासो काव्य में क्या आता है, जो राजा महाराजाओं की वीरता का वर्णन। तो इनमें से जो है वीरता का वर्णन ज्यादा पुस्तकों में था, इसलिए उन्होंने क्या किया,
इसका नाम वीर गाथा काल रखा शुक्ल जी ने। तो उन्होंने क्या लिखा, इसमें से अंतिम दो तथा बिसल देवरासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। अंतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। तो अंतिम दो कौन है? अंतिम दो में यानी कि खुसरो की पहलिया और विद्यापति की पदावली। आपको इस नाम से ही पता चलता है खुसरो, अमीर खुसरो। पहलिया थोड़ी वीर गाथा में होगी, पहलिया तो अनबुझ पहलिया होती है, आपको मनोरंजन के लिए लिखी गई थी ये पहलिया। तो ये बाल विनोद के लिए, हंसी मजाक के लिए, मनोरंजन के लिए खुसरो ने पहलिया लिखी थी। उसमें वीरता के वर्णन नहीं है, उसमें अनबुझ पहलिया है या फिर मुकरिया उन्होंने लिखी। तो ये सब ये वीर गाथा में नहीं आते, और विद्यापति पदावली भी नहीं आती, विद्यापति की भी नहीं आती। विद्यापति काफी श्रृंगारिक रचनाकार थे, तो ये भी नहीं आती, ये दो। और बिसल देव रासो, इसको एक छोड़ना है आपको सिर्फ। बिसल देव रासो, खुसरो की पहला तो आपको नाम से याद हो जाएगा, और एक विद्यापति को याद करना है, विद्यापति की पदावली है। सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको बिसल देव रासो को, ये नहीं है वीर गाथात्मक। तो इसे छोड़कर जो बाकी सारी रचना है, ये सारी की सारी वीर गाथात्मक है, जिसमें कहीं ना कहीं वीरता का वर्णन है। लेकिन इन तीनों में बिसल देव रासो, खुसरो की पहलिया और विद्यापति की पदावली, इसमें जो है वीर गाथात्मकता नहीं है, वीरता का वर्णन नहीं है। और खुसरो की पहलिया और विद्यापति की पदावली आपके सिलेबस में है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं खुसरो की पहलियों से या विद्यापति की पदावली में से कोई एक पद आ सकता है। तो ये भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि खुसरो और विद्यापति हमारे सिलेबस में भी है। तो ये तो आपको पता चल गया किस प्रकार से नामकरण दिया शुक्ल जी ने। एक तो पहले उन्होंने 12 किताबें निकाली आदिकाल में, क्या किया, 12 किताबें इकट्ठा की, उसमें से 4 को अपभ्रंश में रखा और 8 को रखा देश में, है ना। और उसमें से हमने फिर से उन्होंने 3 को निकाला, 3 को अलग से निकाला, और 3 को बोला कि वीर 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 काव्य नहीं ये 3, और बाकी जितने भी है वो सारे क्या है, वीर गाथात्मक ही है। तो इस प्रकार से उन्हें वर्ग करना, इतना ही है आदिकाल में। इतना भी आप अगर चार्ट समझ जाओगे, इतना ही जोड़ना घटाना सीख जाओगे, इतना ही आदिकाल यहीं पर इसी में है, इसी 2-3 नंबरों में जो है आदिकाल है। आदिकाल में ज्यादा कुछ है ही नहीं। 12 रचना है, जिसमें से 4 जो है, 4 क्या है अपभ्रंश की, 8 क्या है देश भाषा की। देश बड़ा है, देश की बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया, उसके नंबर बढ़ा दिए। और उसमें से भी फिर कहा शुक्ल जी ने, तो उसमें से 3 को अलग कर दिया, खुसरो को अलग कर दिया, विद्यापति को अलग कर दिया, और बिसल देवरासो को अलग कर दिया, और कहा कि ये तीनों जो है वीर गाथात्मक नहीं है, और बाकी जितने भी है सभी के सभी वीर गाथात्मक है, वीर गाथा है उनमें। हाँ, सभी के एक बार मैं कमेंट देख रहा हूँ। सिंह जी, सृष्टि जी, रेखा जी, अनु जी। तो इतना ही इतना ही है, जो 2-3 नंबर मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखे हैं, इतना ही याद करना है। 12 रचनाएं शुक्ल जी ने ली, 8 उसमें से 8 जो थे देश की थी, 4 जो थे अपभ्रंश की थी, और उसमें इन 12 में से उन्होंने 3 को अलग कर दिया, और कहा कि इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी वीरगाथात्मक है, इसलिए मैंने इसका नाम वीरगाथा काल रख दिया। और वो 3 कौन से छोड़ी उन्होंने, खुसरो को छोड़ा, विद्यापति को छोड़ा, और बिसल देवरासो को छोड़ दिया। तो इतना याद करना है आपको, रिवाइज इसको आपको मनन करना है बार बार। 12, 4, 8, 3, 12 क्या था, 12 रचनाएं ली, 4 क्या थे, 4 अपभ्रंश के थे, 8 क्या थे आदेश के थे, और 3 क्या थे, 3 शुक्ल जी ने बाहर कर दिए वीर काव्य से। उन तीनों को किसको बाहर कर दिया, एक तो खुसरो को बाहर कर दिया, क्योंकि वो ये मुकरिया कहकर ये सके साजन कहकर जो मुकर जाते थे, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया। ये क्या
क्या है ये, इसलिए बाहर कर दिया उनको। मुकरिया, तुम मुक करते हो तो निकल जाओ, बाहर कर दिया उनको वीरगाथा से। और दूसरा विद्यापति, विद्यापति श्रृंगार वाले थे, उनको भी बाहर कर दिया। विसल देव रासो, उसको भी क्या किया, जाओ तुम भी विसल देव विलास करो, तुम निकल जाओ यहाँ से। इन्हें ऐसे करके तीनों को निकाल दिया और बाकी सबको बोला कि तुम सभी जो हो मेरे प्रिय हो और तुम सभी वीर गाथा लिखते हो, तो तुम सभी के नाम पर मैं इस काल का नाम करूंगा वीर गाथात्मक काल। तो तीनों को निकाल दिया, तीनों दरवाजे के बाहर खड़े हैं। कौन कौन खड़ा है बाहर, विशल देवरासो खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, विद्यापति और खुसरो के साथ, ये तीनों बाहर खड़े हैं। और बाकी सब शुक्र जी के साथ अंदर एसी वाले कमरे में बैठे हैं। समझ गए? एसी में कौन बैठा है अंदर कमरे में, जो बाकी लोग थे। बाकी लोग कौन थे ये, बाकी लोग ये थे विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, ये सभी को शुक्ल जी ने अंदर लिया कमरे में, एसी वाले कमरे में। और उनको बोला कि तुम सभी ने वीर गाथात्मक लिखा है, इसलिए तुम्हारे नाम पर ही मैं इसे वीर गाथा काल कहूंगा। और खुसरो को, विद्यापति को, बिसल देव रासो को क्या है, निकाल दिया बाहर। इन तीनों को याद करना है आपको, आर्ट को देश से याद करना है, देश बड़ा है आर्ट। मैं बार बार इसको इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इतना आपको अगर पता हो जाए, इतना अगर आप याद कर ले परीक्षा में इस कहानी को, कुछ को जो भी आप समझे उसको अगर याद कर ले, परीक्षा में आपका एक भी सवाल सही हो जाए, क्योंकि इससे आएगा ही आएगा, एक सवाल तो आता ही है इसमें से, आदिकाल में से। तो आदिकाल इतना हमने 4 अंकों में जो पूरा आदिकाल समेट दिया। 4 अंकों ने आज तक किसी हिंदी साहित्य के टीचर ने 4 अंकों में आदिकाल को नहीं समेटा होगा। हमने सिर्फ 4 अंक ही दिए, 12, 4, 8 और 3, यही अंक है, यही पूरा आदिकाल है। आपने आदिकाल को एक फॉर्मूला बना दिया, ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये फॉर्मूला है, इतना छोटा फॉर्मूला है। फॉर्मूले के साथ हम पढ़ा रहे हैं हिंदी को, हिंदी को गणित गणित जैसा पढ़ा रहे, और गणित ऐसा जिसे गणित नहीं भी आता हो वो भी गणित सीख रहा है। हमारा अलग गणित, हिंदी का गणित है ये। 12, 4, 8 और 3, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये क्या है फॉर्मूला। कोई देखेगा तो उसे लगेगा ये क्या लिखा है, ये 12 लिखा है, इधर 4 लिखा है, 8 लिखा है और 3, लेकिन आपके मन में सब कुछ लिखा हुआ है इसका। 12 रचनाएं थी, 8 जो थे देश की थी, 4 जो अपभ्रंश थी, 3 को उन्हें लगा किया क्योंकि उसमें वीरगाथात्मक ता नहीं थी। वो कौन थे, खुसरो था, विद्यापति था और विसल देव। तो आज के बाद हमारे जितने भी क्लास में जो भी 22 लोग थे, अभी जो 22, 18 जो भी क्लास में आए आज, उनका कभी गलत नहीं होना चाहिए। अभी इसके बाद एक का भी प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। अभी जब हम प्रश्न लेंगे तो इसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले को आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जो है वॉल पर स्टिकी नोट आते हैं ना, मार्केट जाकर आप स्टिकी नोट ले लीजिए, एक 40-50 रुपए के आते हैं, बहुत सा बड़ा बंडल आ जाता है उसमें। तो स्टिकी नोट लीजिए, उस पर ये लिखिए और चिपका दीजिए आपके जहां पर भी आप पढ़ते हो। और ऐसे ही चिपका कर रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ऐसे ही देखते देखते आपको याद रहेगा। तो स्टिकी नोट लगा कर रखिए। आगे बढ़ते हम। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों का, और ये जो है कालक्रम के अनुसार पूछा जाता है, कालक्रम के अनुसार इसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नाम तो प्राकृत है, प्राकृत की 3 अवस्था दिया क्या गया है, प्राकृत की 3 अवस्था, 1, 2 और 3। नाम तो प्राकृत है लेकिन आता पहले क्या है, पाली आता है, पाली। नाम तो प्राकृत है, प्राकृत के 3 अवस्था, लेकिन पहले प्राकृत नहीं आता, इससे आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। नाम तो प्राकृत की अवस्था है 3 अवस्था, लेकिन पहली अवस्था पाली आती है, प्राकृत अवस्था दूसरी आती है। ये आपको याद करना है, इसमें ही थोड़ा अंतर है। एक तो पहले पाली आती है, दूसरी आती है प्राकृत, और तीसरी क्या आती है, अपभ्रंश।
पहली पाली, दूसरी प्राकृत और तीसरी अपभ्रंश। ये क्या है? प्राकृत की 3 अवस्था है। जब मैं स्कूल में था ना, तब हमारे कॉलेज में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, पाली। तो मराठी में एक शब्द है पाल। पाल का अर्थ होता है छिपकली। मराठी में छिपकली को पाल कहते हैं। मुझे बचपन में ये कौतूहल होता था कि ये छिपकली का कौन सा विषय है, पाली, क्योंकि हमारे मराठी में छिपकली को पाल कहते हैं और पाल से पाली। तो जब मैंने पहली बार इस भाषा के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमारे कॉलेज में इसका एक सब्जेक्ट था पाली का, तो मुझे लगता था ये छिपकली वाला कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें क्या पढ़ाते होंगे। तो ये कौतूहल था बचपन में मुझे। तो पाली में क्या लिखा गया है? किस धर्म के ग्रंथ सबसे ज्यादा पाली में लिखे गए? कोई कमेंट करके बताएगा? पाली में कौन से ग्रंथ, किस धर्म ग्रंथ लिखे गए? पाली को संरक्षण किस धर्म ने दिया था? जल्दी कमेंट कीजिए। पाली को संरक्षण किसने दिया था? किस धर्म के ग्रंथ इसमें लिखे गए ज्यादातर पाली भाषा में? कमेंट कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ये कथन आता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो ये जब गाथा कहते हैं तो क्या है? प्राकृत कौन सी अवस्था है? प्राकृत दूसरी अवस्था है। प्राकृत की 3 अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था प्राकृत है। उसके बाद क्या आती है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से पहले जो प्राकृत थी उसमें गाथा का बोध होता था। जैसे गाथा जहां पर उल्लेख होता है किताबों में, तो ये इससे समझ आता था कि ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जहां पर दोहा या दुहा लिखा जाता था किताबों में, तो उससे पता चलता था कि ये अपभ्रंश से है, अपभ्रंश समय से है। पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश। और पाली के ऊपर क्या था? पहले क्या था? संस्कृत की भी जो है, संस्कृत की 2 भाग है, एक तो वैदिक और दूसरा है लौकिक। वैदिक कब था? ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 800। और लौकिक कब था? ईसा पूर्व 800 से ईसा पूर्व 500। फिर क्या आया? मध्यकालीन आर्य भाषा आई, जिसमें थी पाली कब थी? 500 ईसा पूर्व से ईसा 1। तो आपको ईसा पूर्व याद रखना है। मैंने आपको बताया भी था एक गणना कैसे शुरू हुई। ये जो पाली है 500 से 1, ये उल्टा क्यों चल रहा है? आपको मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये पूर्व है, ईसा पूर्व है और ये ईसा है। ये कैलेंडर कब शुरू हुआ? ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें जो ईसा मसीह थे। ईसा मसीह कौन थे? ईश्वर के पुत्र। उन्होंने खुद को क्या कहा था? ईश्वर का पुत्र कहा था। और जब उनका जन्म हुआ था, तब से जो है ये कैलेंडर शुरू हुआ है, अंग्रेजी कैलेंडर। तो ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पूर्व ही हमारे भारत में देखिए कितना समृद्ध भारत है हमारा। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले ही पाली भाषा थी। और ईसा मसीह के पूर्व 2000, देखिए उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे 2000 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पर भाषा थी। कौन सी भाषा थी? हम इसे देव भाषा कहते हैं हमारे भारत में, संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है, वैदिक संस्कृत, जो वैदिक है, वैदिक संस्कृत, ये ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से लगभग 4030 वर्ष पूर्व हमारी वैदिक संस्कृत थी।
4000 वर्ष पूर्व की भाषा है हमारी संस्कृत। और संस्कृत से भी पुरानी भाषा हमारे भारत के सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? तमिल भाषा। तमिल भाषा, ये प्रश्न भी आ सकता है कहीं जीके में कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा जो जीवित है अभी भी, वो है तमिल। तमिल भाषा जो है विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत से भी पुरानी। उसका इतिहास 5000 और उससे भी पूर्व का है तमिल भाषा का। और इन सभी भाषाओं से पहले हमारी जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के पास हमारी एक सभ्यता थी जिसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। उसी सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदुस्तान बना भारत। उसी संस्कृति से हमारे भारत का नाम है आज हिंदुस्तान। हिंदी का भी उसी नदी के नाम से ही हमारी हिंदी भाषा का नाम पड़ा है, सिंधु नदी। सिंधु से क्या हो गया? स का हो गया और सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे उनको कहना शुरू कर दिया लोगों ने हिंदू या फिर हिंदुस्तानी, क्योंकि वो सिंधु के पास रहते हैं। सिंधु का उच्चारण वो हिंदू कहते, ह से करते थे। और उसका एक नाम है सिंधु नदी का, इंडस। इंडस सिंधु का एक दूसरा अंग्रेजी नाम है इंडस, और इंडस से ही इंडिया शब्द बना है। इंडस वही एक ही नदी है, सिंधु नदी, इंडस नदी, वही हमारा सबसे प्राचीन कल्चर है। विश्व का सबसे प्राचीन कल्चर अगर कोई है तो वही हमारे, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया विभाजन के बाद, वो तो वहीं पर सबसे पुराना कल्चर था हमारा, जो हमारे पास रिकॉर्ड है अभी विश्व के पास कि सबसे पुराना कल्चर कौन सा है। तो सिंधु नदी के किनारे, जो कि हमारे अभी पाकिस्तान में चला गया, पंजाब, पाकिस्तान में एक पंजाब है, एक भारत में एक पंजाब है। और जो नदी थी सिंधु नदी, उसके किनारे अभी वो नदी सभी पाकिस्तान में चले गए अभी। तो उसी से हमारा याद करना। अभी को भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि ये हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा, हिंदुस्तान या फिर इंडिया, तो ये आपको ये याद रहना चाहिए, इंडस नदी, ये सिंधु नदी, इसी से जो है आगे बढ़कर जो भारत नाम है, जो भरत राजा से हुआ था। जो जैन मत है, जो जैन के तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर, उनके बेटे का नाम था भरत, और उसी से भारत एक नाम पड़ा। और दूसरा भारत एक उल्लेख करता है कि महाभारत, अपने रामायण में जो भरत थे उनसे भारत नाम हुआ। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार एक अलग मत है, जैन धर्म के अनुसार अलग मत है। आपको दोनों मत भी याद रहने चाहिए, क्योंकि आपको अगर कहीं परीक्षा में पूछा जाए, कभी इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आपको याद रहना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी क्यों कहा होगा? क्योंकि हमने पीछे इसका वर्गीकरण किया, क्योंकि प्राकृत की अंतिम अवस्था है अपभ्रंश, तो उसी से प्राकृत नाम आया, प्राकृताभास, क्योंकि उसका भास ही होता था, क्योंकि अब वो खत्म होने वाली है प्राकृत, क्योंकि अपभ्रंश के बाद तो हमारी हिंदी वाली शुरू होने वाली थी, इसलिए अंत था, इसलिए भास होता था। तो अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो क्या किया? 3 शब्दों का प्रयोग किया, अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया अपभ्रंश के लिए, क्योंकि प्राकृत की 3 अवस्था थी। पहली अवस्था क्या थी? पाली। दूसरी अवस्था क्या थी? प्राकृत। और तीसरी अवस्था क्या थी? अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और अगर हम एकदम प्राचीन आर्य भाषा से अगर ले ले तो सबसे पहले क्या है? वैदिक संस्कृत, फिर क्या है? लौकिक संस्कृत, फिर क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर क्या? आधुनिक आर्य भाषा, जिसमें आधुनिक आर्य भाषा में क्या आती है? जो भी अभी वर्तमान में हिंदी है, गुजराती है, मराठी है और बाकी जो भी भाषा है हमारी, वो सभी आधुनिक में आती है। तो ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन सी भाषा है, संस्कृत के साथ साथ हिंदी तक कैसा जो कालक्रम चलता आया है भाषा का, ये याद रहना चाहिए आपको। तो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता
तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों, जो कि सिद्ध कहा जाता है कि सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सती 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अंततः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो आपको इसमें 2-3 बातें याद रखने हैं। विक्रमी, विक्रमी का क्या अर्थ है? ये विक्रमी संवत जो हमारा कैलेंडर है, उस कैलेंडर का नाम है विक्रम। तो इसमें संवत ये हमारे हिंदू कैलेंडर है, इंडियन कैलेंडर। तो इंडियन अगर हम इसे हमारे अंग्रेजी कैलेंडर में गणे तो क्या है? अंग्रेजी में इसका आएगा 1993। तो ये ईसा में आएगा। तब से मानते हैं शुक्ल जी आदिकाल को शुरुआत हुई। तो इसमें एक तो आपको याद रखना है संवत 1050 से 1375। 1375 यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर में क्या आएगा उसका? 1318। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लगे कि कब शुरू हुआ था, क्योंकि हम अंग्रेजी कैलेंडर को अभी मानते पूरे विश्व में, भारत में भी। तो अंग्रेजी कैलेंडर का भी एक आपको पता है कि कब था। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट कथन कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट कथन देखिए यहाँ पर है, महाराजा भोज। इम्पोर्टेंट कथन यहाँ पर है, ये प्रश्न आएगा, महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो शुक्ल जी का पीछे जो है आगे होता है। शुक्ल जी जो हम पीछे समझते हैं नॉर्मली, वो नहीं, पीछे यानी कि बाद में। जैसे पीछे को अर्थ आपको समझाता हूं, जैसे कोई 1992 में जन्मा है और कोई 1998 में जो है जन्मा है, तो इसके पीछे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्याम जन्मा है, समझ लीजिए, यहाँ पर जो है श्याम और यहाँ पर जो है राम। तो श्याम के पीछे राम जन्मा है। तो यहाँ पर जो पीछे का अर्थ है ऐसा, जो आगे है, ईस्वी सन में जो आगे होता है उसे वो पीछे कहते हैं। तो अभी आपको ये शब्द उनके ग्रंथ में बहुत जगह पर दिखेगा, पीछे। तो पीछे का अर्थ आपको समझना है, पीछे का अर्थ आगे है। जैसे श्याम के बाद में उसके पीछे जन्मा है राम। तो इस प्रकार से आपको पीछे जो है समझना है। ये भी एक शब्द है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है पीछे का मतलब क्या है। यहाँ पर शुक्ल जी का, तो शुक्ल जी का जहां पर पीछे आएगा तो उनका यही है। बहुत लोगों का अलग होता है पीछे, लेकिन शुक्ल जी का ऐसा है कि आगे की बात को वो पीछे कहते हैं, क्योंकि उसके बाद में हुई थी घटना। तो ये आपको याद करना है। तो आज की क्लास काफी बड़ी और लंबी रही और सभी लोग जुड़े आज। तो एक बार जो है सभी लोग जो है, जितने भी लोग हो सभी लोग लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने देखा व्यूज ज्यादा आए थे, लाइक कम आ रहे हैं। जितने भी व्यूज है उतने लाइक होने चाहिए हमारे क्लास में। एक तो आप सभी लोग जो है आज की क्लास का फीडबैक दीजिए। एक जो फॉन्ट साइज जो हाँ मैंने बढ़ाई है इस क्लास में, थोड़ी सी बढ़ाई है, वो फॉन्ट साइज ठीक है या फिर उससे भी बड़ा, ज्यादा बढ़ानी, वो भी आप कमेंट कीजिएगा एक बार, ठीक है। जी जी जी, प्रियंका जी, सिंह जी, दुग्गू जी। तो एक बार जो है, एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए क्लास के नीचे। और जो हमने जो अभी ये जो लास्ट पीपीटी देख रहे हो आप, उसमें जो है हमने साइज बढ़ाई है आदिकाल से, ये थोड़ी बड़ी हुई है। ये 36 है साइज इसकी फॉन्ट की, तो हमने थोड़ी बढ़ाई है, 4-5 पॉइंट से बढ़ाई है। तो इतनी ठीक है, क्योंकि मैं क्या है ये प्रॉब्लम
ये थी कि मैं लैपटॉप से पढ़ाता हूँ तो मुझे लैपटॉप को तो बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन जब कल जब मैंने मोबाइल में देखा वीडियो, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सही में जो है आपको जो भी सारे विद्यार्थी जो फोन में देखते मोबाइल में, मैक्सिमम लोग तो मोबाइल में ही देखते, तो उनके लिए काफी छोटा दिख रहा था। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी जेन्युइन थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लैपटॉप में तो बहुत बड़ा दिखता है सब कुछ, लेकिन आपको छोटा दिखता है। तो इसलिए एक बार आप वो भी कमेंट कर दीजिए फॉन्ट का। और कभी भी आप क्लास लेते वक्त जो है फुल स्क्रीन में लिया कीजिए। और जो यूट्यूब में एक फीचर आता है कि आप उसको पिन करेंगे, अब टच करके जूम करेंगे ना वीडियो को, तो जूम हो जाता है जितना जूम करना है। अभी नया आया है कि आप कितना भी जूम कर सकते हैं, लगभग जो है 8x तक जो है आप जूम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर जैसे आप फोटो को जूम करते हैं ना, वैसे आप वीडियो को भी जूम कर सकते हैं। जो आपका अगर आपने यूट्यूब अपडेट नहीं किया होगा तो आप एक बार अपडेट भी कर लीजिए। तो 8x तक आप जूम कर सकते हैं, एकदम बारीक, एकदम जूम करके आपको इतना छोटा दिखेगा। एक परसेंटाइल है ना, पूरा फुल स्क्रीन पर दिखेगा, इतना जूम हो जाएगा। एक बार आप वो भी जूम करके देखा कीजिए, अगर कभी दिक्कत हो तो। फिर भी आप जो वीडियो को जूम कीजिए, और अगर आपका यूट्यूब अपडेट ना हो तो एक बार अपडेट कीजिए। और बाकी मैंने साइज बढ़ाई है, और अगर आप और भी कहते तो उसको और भी बढ़ा देंगे हम। जो साइज है ना हमारी, ये इस पीपीटी की साइज देखिए एक बार। इससे अगर आपको और भी बड़ी चाहिए हो तो बता दीजिए, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं हम। एक बार वो भी कमेंट कीजिए, एक बार हम फाइनलाइज कर लेंगे साइज क्या रखनी है। और बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये भी एक बार आप फीडबैक दीजिए क्लास के बाद। और जो आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उसे गलत नहीं करना आपको। और आप आज भी हमने बहुत से इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने फॉर्मूला शुरू किया है आदिकाल का, आदिकाल को हमने इसमें समेटा है इन 4 नंबरों में। इसको याद रखना है। 12 रचनाएं थी, 4 अपभ्रंश की थी, और 8 जो थी देश भाषा की थी। वो 3 को उन्होंने अलग कर दिया, तीनों को बाहर कर दिया। किसको बाहर किया था? एक तो विद्यापति को किया था, दूसरा बिसलदेव को, और तीसरे थे खुसरो। इन तीनों को बाहर कर दिया था वीरगाथा से, और बाकी सभी को वीरगाथा कहा। तो इतने 4 अंकों में पूरा आदिकाल समेटा हुआ है, मेन बेस आदिकाल का। ये आपको याद करना है। इससे आपके प्रश्न परीक्षा में देखिए, आप अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब परीक्षा में आपको ये 4 अंक याद आ जाएंगे तो आपका प्रश्न सही होगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सभी को एक साथ प्रणाम मेरा। सभी का धन्यवाद जितने भी जुड़े। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आपके स्टेटस पर भी लगा दीजिए लिंक, जिससे जो है थोड़े व्यूज तो बढ़े हमारे। ठीक है, सभी को एक साथ नमस्ते। जो भी आज जुड़े, सिंह जी, देवव्रत जी, दुग्गू जी, बीना जी, सुरभि जी, प्रियंका जी, स्नेहा जी, रिंकी जी, आप जो जिनके नाम ले रहा हूँ ये रेगुलर स्टूडेंट है हमारे। वो सभी लोग, सभी ये जितने भी नाम लिए उन्होंने, रेखा जी हो गए, सिंह जी हो गए, ये सभी लोग कमेंट करते हैं। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ। सभी के जो नाम है मुझे याद हो गए अभी। आप सभी के चेहरे, आपके डीपी से मेरा, आपके सबके चेहरे, सबके नाम सभी याद हो गए मुझे अब 2-3 क्लासों में। अभी हमारे आज छठी क्लास थी, 6 क्लास हो चुकी हिंदी की। आपको पुरानी क्लासेस इसमें दिखेंगे आपको नीचे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो सभी को प्रणाम, जो भी जुड़े सभी का धन्यवाद।